हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खंडकाव्य। स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम रश्मि रथ खंडकाव्य का चरित्र चित्रण करा दीजिए, तो हम आपको यही आज बताने वाले हैं। रश्मि रथ का खंडकाव्य आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, कितना लिखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हम आपको चीज़ों को सरल करके समझाएंगे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जब शब्द जो कठिन नहीं होते हैं, थोड़े आसान शब्द होते हैं, तो याद करने में भी बच्चों को आसानी होती है। तो हम आपको चीज़ों को सरल करके समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर एक्सीलेंट तरीके से तैयारी करवाई जाती है बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, अब तो आप लोगों के टाइम टेबल भी आ चुके हैं, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों के पास 15 दिन ही बस बचे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग जिस पेशेंस से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो आप लोगों को उसी पेशेंस से अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस पर सारे इम्पोर्टेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और वैसे भी मैंने जो भी इम्पोर्टेंट्स करा दिए हैं, आप लोग पहले उसको तैयार कर लीजिए। आई होप आप लोग उसको तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट्स कराए हैं वो आप लोग जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए या फिर कर लिए होंगे। ठीक है, और आगे भी हम आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिएगा, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रश्मि रथ खंडकाव्य का चरित्र चित्रण किस तरीके से आपको लिखना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं रश्मि रथ किन बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि अदर बच्चे ना इस वीडियो को देख लें, इसलिए हमें ये बताना भी पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग मुजफ्फरनगर से हैं, मतलब जिनका जनपद मुजफ्फरनगर है, ठीक है, वो लोग रश्मि रथ खंडकाव्य को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ये सब भी मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग आई होप देख भी लिए होंगे। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी भी कर लिए होंगे, या फिर आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तब। ठीक है, आपको उस सब का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, जिन लोगों का जनपद मुजफ्फरनगर है वो लोग इसका खंडकाव्य सॉल्व कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और देख लीजिए कौन से लोग कर सकते हैं। शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जनपदों के लिए है। तो ठीक है, तो जो बच्चे इस जनपद से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए ये खंडकाव्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा करके पूछता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट न रह जाए और आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो पहला क्वेश्चन क्या है, रश्मि रथ के आधार पर कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसमें कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कर्ण का चरित्र पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, रश्मि रथ के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको चरित्र चित्रण ही लिखना है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और उसमें दिया हुआ है कि रश्मि रथ का चरित्र चित्रण लिखिए, इस तरीके से भी बोल दे रहा है, तो आप लोग इसको लिख करके आइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चरित्र चित्रण ही है ये और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है रश्मि रथ के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तब भी आप लोग इसी को करके आएंगे, क्योंकि रश्मि रथ का नायक भी कर्ण ही है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब क्वेश्चन से घबराना नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत ही पेशेंस से, धैर्य से अपने लोग तैयारी करते रहिए। चलिए अब देख लेते हैं आपको इसको किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रश्मि रथ हेडिंग डालना है, उसके बाद इसमें लिखना है रश्मि रथ कर्ण के चरित्र पर आधारित खंडकाव्य है। ठीक है, कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य व पौरुष का आघात सिंधु, शक्ति का स्रोत, सत्य साधन, दान त्याग का तपोवन तथा
आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्ण का चरित्रशील, शील मतलब क्या होता है? शील मतलब होता है आचरण या फिर व्यवहार। तो मतलब कर्ण का चरित्र यानी कि कर्ण का व्यवहार, ठीक है, कर्ण के चरित्र का व्यवहार जो है वो प्रतिमूर्ति, मतलब एक प्रतिमा होती है या फिर देव की मूर्ति, देव की मूर्ति समझ रहे ना, यानी कि प्रभु, तो देव की मूर्ति। और शौर्य मतलब होता है वीरता, ठीक है, या फिर बहादुरी। पौरुष का आघात, आघात मतलब होता है अपार या फिर गहरा, ठीक है। सिंधु शक्ति का स्रोत, सत्य, साधन, ठीक है, साधन मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग, सामग्री। दान त्याग का तपोवन, तपोवन मतलब क्या होता है? तपोवन मतलब होता है वह आश्रम या वन जहाँ बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तपोवन कहते हैं, ठीक है। तपोवन तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय, आलोकमय मतलब देखा हुआ या फिर प्रकाश उक्त। तेज, तेज मतलब होता है चमक, ठीक है, चमक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें आपकी पहली हेडिंग क्या है? उत्कृष्ट चरित्र, ठीक है, उत्कृष्ट चरित्र, ये आपकी पहली हेडिंग है। इसमें आपको क्या लिखना है? कर्ण रश्मिरथ का नायक है, ठीक है, कर्ण रश्मिरथ का क्या है? नायक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रश्न में ही बता दिया था कि कर्ण ही क्या है? रश्मिरथ का नायक है, ठीक है। आगे देखेंगे, काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। काव्य की संपूर्ण कथा जो है वो कर्ण के चारों ओर घूमती है। यहाँ पे आपको ये दो लाइन मैंने लिख रखी है ब्लैक पेन से, इसको आप लोगों को लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है? तन से समरसूर, मन से भावुक, भाव से दानी, जाति का गोत्र नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। यहाँ पे देखिए सेकंड हेडिंग क्या है? साहसी और वीर योद्धा। इसमें आपको क्या लिखना है? इस खंड काव्य के आरंभ में, इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। शास्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब शतबद्ध रह जाते हैं। शतबद्ध मतलब क्या होता है? चेष्टा न करने वाला, चेष्टा न करने वाला मतलब प्रयत्न न करने वाला। तो जब कर्ण जो है ललकारता है तो सब लोग शतबद्ध हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाते हैं कि वो कोशिश ही नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वो सब हो जाते हैं। आगे देखेंगे, जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जात गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उनसे कहता है, क्या कहता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछो मेरी जात, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से, ठीक है। तो ये कर्ण जो है ये बोलता है कृपाचार्य जी को। आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा थर्ड हेडिंग क्या है? सच्चा मित्र, ठीक है। तो ये सच्चा मित्र देखते हैं, इसमें क्या है? दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की, मतलब दुर्योधन जो है वो कर्ण को राजा बना करके उसके जाति अपमान से उसकी रक्षा की थी। मतलब जब उसका जाति अपमान किया जा रहा था तो दुर्योधन ने कर्ण को राजा बना करके उसकी रक्षा की थी, ठीक है। आगे देखेंगे, तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। अभिन्न मित्र मतलब होता है कभी अलग नहीं होने वाला। तो दुर्योधन से वो सच्चा मित्र बन गया। कौन? कर्ण बन गया। आगे देखते हैं क्या होता है। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। वो सच्चा मित्र बन गया था दुर्योधन का कर्ण, ठीक है। तो वो कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ता था। आगे देखेंगे, अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। तो कर्ण जो है वो अंत समय तक अपनी मित्रता पर यानी कि अपनी दोस्ती पर वह पूर्ण समर्पित रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये देखिए हमारी लास्ट हेडिंग है, ये चौथी हेडिंग है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है? चौथी हेडिंग है सच्चा गुरु भक्त और विनयी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांघ काट कर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंखें खुलने पर वह गुरु को वास्तविकता बता देता तो वे
क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते। ठीक है, तो वो जो कर्ण है वो उसकी जांघ पर सर रख करके सो रहे थे। कौन? उनके गुरु जो थे। ठीक है, तो कर्ण को एक कीट जो था, जैसा कि द्वितीय सर्ग जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया था कि इस कर्ण के जंघा पर जब सर रख करके सोते हैं उनके गुरु, तो कर्ण को एक विषैला कीट काटता है जिनकी वजह से ब्लड निकलता है, यानी कि रक्त निकलता है। तो वो रक्त जो है वो स्वामी जी के पैरों से यानी कि उनकी बॉडी से स्पर्श होता है तो उनकी निंदा खुल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने विस्तार से द्वितीय सर्ग में बताया है। यदि आप लोग देखे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय भी गुरु की चरण धूल ले जाता। तो यहाँ पे जो है कर्ण जो है वो अपना सच्चा गुरु भक्ति पन दिखा रहा है और अपना मतलब गुरु भक्त जो है वो इसमें उसका स्पष्ट नजर आ रहा है कि अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रश्मिरथी खंड काव्य का चरित्र चित्रण था, यानी कि कर्ण का चरित्र चित्रण था। उस कर्ण के चरित्र के बारे में इसमें दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ही लिखना है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि मैंने आपको इसमें पूर्ण समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अगर आप चाहे तो इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, इतना अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको 80 शब्द तक ही लिखना है, तो आप लोगों को जितना समझ में आए आप लोग उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने का भी कोई अर्थ नहीं है। मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया ताकि आप लोग सुनेंगे ना तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सुनने से भी याद हो जाता है, तो जब कहानी इंटरेस्टिंग रहती है तो समझने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को जितना समझ में आया आप लोग लिखिए, पूरा नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। आप लोगों को जितना लिख सकते हैं उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, रश्मिरथी का खंड काव्य आप लोगों को कितना समझ में आया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप लोग अपनी एक्सीलेंट तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाए। ठीक है, अब जो है एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस पे इंपॉर्टेंट सीरीज चलेंगी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम तक, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हम आप लोगों के साथ हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।